हाय मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक कल हम पढ़ चुके थे क्वांटीकरण या परमाणुकता, और आज का टॉपिक आपका है किसी भी वस्तु को चार्ज यानी आवेशित कैसे किया जा सकता है, यानी आवेशित करने के तरीके कितने हैं, ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो आवेशित करने के तरीके में हम देखेंगे आज किसी धातु या किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे 3 तरीकों के बारे में मैं चर्चा करूँगा, और मैंने जैसे कि दिखाया है तरीके कितने हैं, 1, 2 और 3। 3 तरीकों से किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला तरीका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, चालन विधि द्वारा आवेशन। चालन विधि द्वारा आवेशन, जिसका अर्थ होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। ये डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है सीधे स्पर्श द्वारा। इसका मेथड क्या है, हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बॉडी ए पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और बॉडी बी पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात ये बॉडी बी क्या है, उदासीन बॉडी है। तो उदासीन बॉडी और एक पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन इस पे है। ऐसा नहीं है कि ये उदासीन है तो इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, बट जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए ये बॉडी क्या हुई आपकी, न्यूट्रल हो गई। तो न्यूट्रल होने की वजह से, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे देखेंगे। ये क्या है, बिफोर कांटेक्ट, यानी बॉडी को टच करने से पहले की कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो ड्यूरिंग कांटेक्ट, जब दोनों बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, जब दोनों बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब की कंडीशन दिखाया गया ड्यूरिंग कांटेक्ट, यानी उस समय जब दोनों बॉडी एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट देखो, स्पर्श करने के बाद अलग करना, यानी बॉडी जब एक दूसरे पे स्पर्श की है, उस कंडीशन में देखो मैंने एरो से दिखाया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बॉडी ए का बॉडी बी पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा, स्पर्श करने के बाद जब अलग किए तो हमने देखा कि बॉडी ए पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। आप काउंट करके देखोगे 3 3 6 इलेक्ट्रॉन थे, और स्पर्श करने के बाद जब बॉडी को सेपरेट किया गया, अलग किया गया, तो दोनों वस्तु पर आवेश बराबर मात्रा में वितरित हो गया। यानी आप देखेंगे बॉडी ए पर भी 3 आवेश है और बॉडी बी पर भी 3 आवेश है। यानी पहला जो हमने पढ़ा चालन विधि द्वारा दोनों बॉडी पे जो आवेशों का वितरण हुआ, यानी दोनों वस्तु पर या दोनों बॉडी पर जो आवेश का वितरण हुआ वो बराबर मात्रा में हुआ, यानी दोनों पे चार्ज बराबर बराबर डिवाइड हो गया। 6 चार्ज था, 3 चार्ज बॉडी ए पे आ गया, 3 चार्ज बॉडी बी पर चला गया। आगे देखिए, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, आप सबसे ऊपर देखिए नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि दो गोलों का आकृति एवं आकार समान होना चाहिए, अन्यथा वितरण समान नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, नोट्स को ध्यान से देखिए। दो बॉडी पे आवेशों का वितरण समान होने का मतलब ये है कि बॉडी ए और बॉडी बी, आप ही इमेजिन करो थोड़ा सा कि 2 लोग हैं, एक छोटा लड़का है और एक बड़ा लड़का है, क्या दोनों के पास बराबर पावर होगी? क्या दोनों के पास बराबर पावर जब नहीं होगी तो वो एक दूसरे को जब आकर्षित करेंगे तो क्या वो बराबर मात्रा में होगा? नहीं होगा। इसलिए कंडीशन ये है कि आवेशों का वितरण समान रूप से तभी होगा, यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, अन्यथा वितरण समान नहीं होगा। दोनों गोलों की आकृति एवं आकार समान होना चाहिए, अन्यथा वितरण समान नहीं होगा। वितरण समान न होने का मतलब दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी। एक बड़ी हैवी बॉडी होगी तो उसको ज़्यादा आवेश चाहिए, और कम बॉडी है तो उसको कम आवेश चाहिए। इसलिए यह बात ध्यान में रखना है कि जब दोनों बॉडी समान होगी तो आवेश का वितरण समान होगा, अन्यथा अदरवाइज आपकी बॉडी पे जो चार्ज का रेशियो है वो जितनी बॉडी कम छोटी बड़ी रहेगी उसी रेशियो में वो वितरित होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली विधि है जो मैं आपको दूसरी विधि पढ़ाने वाला हूँ, आवेश प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी दूसरा मेथड है, हम किसी भी वस्तु को या किसी भी मेटल को
किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशित करने की जो दूसरी प्रक्रिया है उसे बोलते हैं प्रेरण यानी इंडक्शन। इंडक्शन द्वारा कैसे चार्ज किया जा सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं। प्रेरण द्वारा चार्ज करने का मतलब, जैसे हम देखे हैं कि हमारे पास एक चुंबक है और दूसरा कोई चुंबक या लोहा जब उसकी तरफ आकर्षित होता है और कुछ टाइम तक उस पर छोड़ दिया जाए, तो हम देखते हैं उस लोहे में भी चुंबक का गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। हालांकि कुछ ही क्षण के लिए आता है, लेकिन आ जाता है। इसी प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन में, ठीक है, सेम उसी प्रकार का मेथड है चार्ज करने, किसी भी बॉडी को आवेशित करने की एक प्रक्रिया है। तो मैंने लिखा है प्रेरण द्वारा आवेशन में स्पर्श किए बिना आवेशित करना। इससे पहले हमने क्या बताया, उसमें स्पर्श करना कंपलसरी था, लेकिन यहाँ पे स्पर्श किए बिना यानी बॉडी को स्पर्श नहीं करना है और बॉडी आपकी चार्ज हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें क्या है, किसी आवेशित धातु या वस्तु को अनावेशित यानी उदासीन। अनावेशित का मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं होगा, उस पर चार्ज है, लेकिन जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों के चार्ज बराबर है, इसलिए वो क्या हो गया, अनावेशित हो गया। किसी आवेशित धातु या वस्तु को अनावेशित यानी उदासीन वस्तु को समीप लाकर आवेशित किया जा सकता है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ए में आप देखो ढेर सारे चार्ज आपको दिखाए गए हैं। आवेशित वस्तु यानी पहली वस्तु क्या है, आवेशित है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और दूसरी वस्तु क्या है, उदासीन है, जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर है, जिसके कारण ये क्या है, उदासीन है। तो अब आगे पहले स्टेप में तो मैंने ये दिखाया, अगले स्टेप में देखो ए और बी आकर्षण बल द्वारा, यानी इन दोनों के बीच की यहाँ दूरी देखिए और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ देखिए, तो आपको दिखेगा कि इन दोनों दूरियों में अंतर है। यहाँ पे गैप ज़्यादा है, इसलिए आकर्षण क्या है, बहुत कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब एक दूसरे दोनों को समीप लाने पर, जब दोनों को समीप लाया गया, तो हमने क्या देखा कि ये इन दोनों के बीच आकर्षण बड़ा हो गया। जब आकर्षण बड़ा हो गया यानी ज़्यादा हो गया, तो जो बी पे प्लस और माइनस चार्ज है, तो ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो माइनस वाले की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जब ये प्लस चार्ज इधर आएगा, तो माइनस ऑटोमेटिक इससे क्या हो जाएगा, दूर। यहाँ तो इसके बीच आकर्षण के कारण प्लस इसके करीब आएगा, और ये माइनस माइनस है, तो ये माइनस इससे दूर जाना चाहेगा। इसलिए बॉडी बी पे एक साइड सारे प्लस चार्ज हो जाएंगे और दूसरी साइड क्या होंगे, सारे माइनस चार्ज हो जाएंगे। अब यही कंडीशन जब किसी बॉडी पे प्लस चार्ज एक साइड और दूसरे साइड बी चार्ज हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ध्रुवित होना, यानी ध्रुवण की कंडीशन कहते हैं। आपको केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे इसको, पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण की प्रक्रिया। तो ध्रुवण में जब बॉडी चार्ज होने से पहले क्या हो जाती है, वो ध्रुवित हो जाती है, यानी ध्रुवण उस पर आ जाता है। ठीक है, अब ध्रुवित हो गई बॉडी, दोनों को समीप लाने पर क्या हुआ, वो ध्रुवित हुआ। अगले स्टेप में आप देखो, बॉडी ए पे माइनस चार्ज है, बॉडी बी पे प्लस चार्ज है एक तरफ और माइनस चार्ज दूसरे साइड है। फिर किसी तीसरी बॉडी बी से संपर्क में अटैच कर दिया, यानी जोड़ दिया, स्पर्श कर दिए। तो बी से कोई अन्य उदासीन धातु का स्पर्श कराने के बाद अलग किया गया। ठीक, अलग करने पे क्या मिला, हमने यह देखा, ठीक है, कि जो प्लस चार्ज है, देखो प्लस चार्ज अब माइनस चार्ज को दिखाया है, जो उदासीन की तरफ क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। और ये इसको हम इसको अपनी जगह से हिलाएंगे नहीं, सॉरी, और इसको हम अपनी जगह से हटाएंगे नहीं। अगर इसको हम हटा दिए तो इसके बीच का आकर्षण बल खत्म हो जाएगा, ये बॉडी फिर से न्यूट्रल ही रह जाएगी। इसलिए इसको मेंटेन, जो जितनी दूरी पे उसको मेंटेन कर रहे रहेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, ताकि ये चार्ज इससे बना हुआ रहे, इसकी तरफ आकर्षण बल कभी कमजोर न पड़े। और जब दूसरी बॉडी इस पर अटैच कर देंगे, तो इसके बीच आकर्षण इसको खींचेगा, और ये न्यूट्रल है, ये इधर जाना प्रयास करेगा तो ये उधर चला जाएगा। तो अब देखेंगे, अब ये चार्ज ए है जो इसके करीब, बी के करीब था, और जब दोनों को हम बॉडी बी और सी को अलग किए, तो बी पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और सी पे चार्ज कौन सा चला गया, माइनस। तो माइनस चार्ज शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका प्लस और माइनस चार्ज प्रेरण द्वारा दो प्रकार के चार्ज क्रिएट किए गए। अगर हम अब चार्ज ए को हटा भी देंगे, हमारे दोनों बॉडी पे चार्ज क्या होंगे, ए बी और सी बॉडी पे हम देखेंगे कि बॉडी बी और सी पे
जो चार्ज हैं वो वैसे के वैसे एग्जिस्ट करेंगे, यानी विद्यमान रहेंगे इस तरह से। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसलिए बॉडी ए और बॉडी बी हमेशा के लिए क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। सेम इसी प्रकार से अगला जो मेथड है वो मेथड आपका है घर्षण द्वारा चार्ज। क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी हम किसी वस्तु को, तीसरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि घर्षण द्वारा हम किसी वस्तु का आवेशन कैसे करेंगे। तो घर्षण द्वारा सबसे पहले दो बॉडी हैं, हमको पता है दोनों बॉडी को घर्षण का मतलब रगड़ना है, रब करना एक दूसरे को। और जब रगड़ेंगे तो किसी भी बॉडी पे, किसी भी धातु पे जो अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग सेल बने होते हैं, तो सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे वीक होता है, उसका बॉन्डिंग सबसे वीक होती है। तो रगड़ने पे क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे आप अपने हथेलियों को ऐसे रब करके देखिए, तो रगड़ने पे क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से के ऊपर आदान प्रदान, यानी एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से कुछ इलेक्ट्रॉन ए पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जिसकी तरफ जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे मैंने दिखाया है तो आपको इधर दिखा सकते हैं इस तरह से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से, किस पे से निकला है, बी बॉडी से निकला है, कहाँ पे गया, ए बॉडी पे। इसलिए ए बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो गई, और बी बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये हुआ क्यों, ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा वाह कोश के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। जब वाह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाएंगे तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन। अगर इसको हम फिर पुनः एक दूसरे से टच करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, पुनः न्यूट्रल हो जाएगा। ये कंडीशन है घर्षण द्वारा चार्ज होने। नोट में मैंने आपको दिखाया एक चीज़, आवेशों के आदान प्रदान। जो आवेशों का आदान प्रदान होता है तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जब जब आवेश एक दूसरे से आदान प्रदान होगा तो उसके साथ द्रव्यमानों का भी आदान प्रदान होगा। यानी जैसे आवेश जब भी जाएगा अपने साथ द्रव्यमान लेकर जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने देखो नीचे वाले को सही किया है, ऊपर वाले को गलत किया है। यानी ये इस डायरेक्शन में ये सही है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये गलत है। इसका क्या मतलब हुआ कि द्रव्यमानों का आदान प्रदान, ठीक है, जब होगा तो आवेशों का आदान प्रदान हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आवेशों के आदान प्रदान में द्रव्यमानों का भी आदान प्रदान होता है। यानी चार्ज, जैसे यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आए हैं तो इस पे माइनस हुआ, इस पे प्लस हुआ। तो जब इस पे माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बढ़ी तो जाहिर सी बात इसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस पर कमी हुई तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम होगा। यही मेरा मतलब है। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं द्रव्यमान बढ़ेगा, और यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप पढ़े भी होंगे, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा आपको। तो कूलाम के नियम में ये किस पे बेस्ड है, ये जाहिर सी बात है आवेश, हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी कहानी आवेश के बारे में है। तो ये आवेशों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। मतलब आवेश एक दूसरे से किस प्रकार इंटरेक्ट होते हैं उस चीज पे आधारित है, आवेशों की प्रतिक्रिया पर। क्या, कूलाम का नियम। यानी आवेश एक दूसरे के साथ कैसी क्रिया करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उस चीज पर आपका आधारित है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ समान प्लस प्लस आवेश है, यहाँ माइनस माइनस आवेश है। तो प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। तो इन कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। यहीं इसके नीचे आप देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस एक दूसरे से क्या आएगा, अगर इतने दूर, धीरे धीरे वो क्या आएगा, करीब आएगा। तो बल इनके बीच भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, इनके बीच भी फोर्स लग रहा है, और यहाँ भी फोर्स लग रहा है। बस इसमें क्या है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और इसमें जो फोर्स क्या है वो बाहर की तरफ लग रहा है। बाहर की तरफ का मतलब ये एक दूसरे से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं, और ये
एक दूसरे के क्या है, करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कूलॉम्स नियम है क्या। तो दरअसल कूलॉम्स नियम उदाहरण द्वारा मैंने एक चार्ज Q1 दिखाया है, इसके ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है 0.11 का मतलब पहला चार्ज, और दूसरा Q2 दिखाया है, इसके ऊपर मैंने लिखा है चार्ज दूसरा। तो जब ये दोनों चार्ज कैसे हैं, प्लस प्लस हैं, ठीक है। जब दोनों चार्ज प्लस है तो इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। जब फोर्स प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला इसको बाहर ढकेलने का प्रयास करेगा और ये वाला चार्ज इसको बाहर ढकेलने का प्रयास करेगा, यानी ये एक दूसरे को इस तरह से फोर्स करेंगे बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक है। ये इधर की तरफ जाएगा और ये जो है ऐसे इधर की तरफ आना चाहेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, पहले पे अगर हमको जो फोर्स निकालना है तो चार्ज 1 पे 2 के द्वारा जो बल होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। इसको हमने क्या लिखा, F12, हमने उसके ऊपर वेक्टर दिखाया है क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें दिशा भी है। चार्ज दूसरे पे F21 का मतलब क्या है, चार्ज 2 पर पहले के द्वारा प्रतिकर्षण, चार्ज 2 पर पहले के द्वारा प्रतिकर्षण, इसलिए हमने क्या दिखाया, F21, यानी दूसरे पे पहली की प्रतिक्रिया, 1-2 पहले पे दूसरे की प्रतिक्रिया, ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा और ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, यानी दोनों एक दूसरे को बाहर धकेलने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल उनके केंद्र से गुजरने वाली क्रिया रेखा से होकर जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या दिखाया है, ये इसका सेंटर मान लीजिए है और ये इसका सेंटर है, तो उसके सेंटर पे फोर्स काम करेगा। इसके अगल बगल रखेंगे तभी इसके सेंटर लाइन से पास करके, दूसरा कोई चार्ज अगर यहाँ भी रख देंगे तो इसके सेंटर लाइन से ही पास करेगा। तो इसकी क्रिया रेखा कहाँ से होगी, इसके सेंटर यानी केंद्र से गुजरने वाली जो क्रिया रेखा है उससे होकर जाएगा, इसके साइड में कभी काम नहीं करेगा। आगे मैंने आपको एक चीज़ दिखाया हुआ है, F21 इक्वल टू F-12, इसका मतलब F21 इस दिशा में है और F12 इस दिशा में है, तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए मैंने लिखा है कि वेक्टर F21 माइनस F12 के बराबर है। इसकी दिशा इसके क्या है, विपरीत है। माइनस को इधर लाएंगे तो F21 प्लस F12 बराबर क्या होगा, 0 होगा। आगे लिखा मैंने परिमाण में बराबर होते हैं केंद्र दिशा में विपरीत, यानी यहाँ पे मैंने दिखाया है F12 F21 के क्या है, बराबर है। इसका ये मतलब हुआ दोनों क्या है, परिमाण में तो एक दूसरे के बराबर है लेकिन दिशा में, यानी इसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, केवल डायरेक्शन में अंतर, ठीक है। आगे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, कि कूलाम के नियम में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बल होता है आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, उनकी बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उस पर जो कांस्टेंट होता है उस माध्यम के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो कूलाम्स के नियम में जो बल है, जो हमको बल निकालना है, Q1 Q2 अपान R², कहने का मतलब यदि आवेश का मान बदलेगा तो F बदल जाएगा, कहने का आवेश बढ़ेगा, दोनों में से कोई भी आवेश का मान बढ़ेगा तो बल बढ़ जाएगा और आवेश घटेगा तो बल घट जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो बल, अब देखिए दूरी व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब R कम होगा तो F ज़्यादा होगा और R ज़्यादा होगा तो F क्या होगा, कम। तो इसको लिख सकते हैं कि F कब ज़्यादा होगा, जब R क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और Q क्या होगा, कम होगा। और F कब कम होगा, जब R ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, और Q भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। Q बढ़ेगा, R घटेगा तो F बढ़ेगा, F बढ़ेगा तो R घटेगा, लेकिन Q घटेगा तो क्या बढ़ना ना, ये आपका बढ़ेगा, ठीक है। F बढ़ेगा तो R घटना चाहिए और F बढ़ाने के लिए इसका आवेश भी बढ़ना चाहिए। F घटेगा तो R बढ़ेगा, यानी इंक्रीज करेगा, और Q को इंक्रीज करेंगे तो F
सॉरी ये इसका नीचे होगा, इसको घटाना है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये के क्या है, एक नियतांक है जो किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी जैसे पानी में अगर दो चार्ज के बीच निकालना हुआ फोर्स, ऑयल में निकालना हुआ, वैक्यूम निर्वात में निकालना हुआ, तो तीनों में के लिए बल अलग अलग आएगा। यही इसका मीनिंग हुआ कि मीडियम बदलने पे आप जो उनके बीच का बल है क्या है, बदल जाएगा। जैसे आप हम लोग ही देखिए, अगर ज़मीन पे फर्श पे दौड़ना हुआ तेज़ी से दौड़ेंगे, अगर रेत पे दौड़ना हुआ तो हम पहले की अपेक्षा कम स्पीड से दौड़ेंगे, पानी में जाएंगे तो हम और भी कम बल लगा पाएंगे। इस तरह से अलग अलग मीडियम बदलेगा तो इस बल का मान बदल जाएगा। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता है, किसकी, पदार्थ की। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। तो बिंदु आवेश क्या आता है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ये दूरी पर निर्भर करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टेनिस बॉल और फुटबॉल का। टेनिस बॉल का मतलब आप समझ रहे हैं कि टेनिस बॉल, अगर आपके हाथ में टेनिस बॉल और फुटबॉल है तो फुटबॉल की तुलना में टेनिस बॉल जैसे क्या होगा, टेनिस बॉल छोटा होगा, फुटबॉल थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। तो टेनिस बॉल की तुलना में फुटबॉल बड़ा होगा, तो उस समय टेनिस बॉल क्या होगा, टेनिस बॉल काम करेगा पॉइंट मास का। लेकिन वही फुटबॉल मैं एक फुटबॉल लिया हूँ, मेरे पास है, एक फुटबॉल आपके पास है। जैसे मैं यहाँ से, कहने का मतलब दूरी से, मतलब एक वही फुटबॉल कोई बच्चा दूर लेके आपसे 500 मीटर दूरी पे लेकर खड़ा हो जाए, वही फुटबॉल, और अब एक हाथ में आपके टेनिस बॉल है और फुटबॉल आपसे कोई 1 किलोमीटर दूर पे खड़ा है या आधा किलोमीटर दूर पे खड़ा है, वो फुटबॉल आपको दूर से देखने में कैसा नजर आएगा, एक बिंदु के आकार का नजर आएगा। जो आपके हाथ में जो टेनिस बॉल है वो कैसा नजर आएगा, उससे बड़ा नजर आएगा। तो ये कंडीशन क्या है, एक आपके हाथ में नज़दीक है और एक दूरी पे है, तो दूरी के हिसाब से आपका पॉइंट मास चेंज होगा। तो ये दूरी पे निर्भर करेगा। पॉइंट मास का मतलब एक ऐसा मास, ठीक है, जिसपे बहुत कम, मिनिमम बहुत कम अमाउंट का चार्ज हो, वो जिससे वो दूसरा वाला इफेक्ट ना हो। मतलब उसके पास इतना बल नहीं है कि दूसरे वाले को हार्म पहुंचा सके, उसको आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके, अन्यथा वस्तु का मान बदल जाएगा, एफ का मान बदल जाएगा। इसलिए हम जो भी गणना करेंगे कूलाम के नियम का, किस पे करेंगे, बिंदु आवेश पे। ठीक है, बाकी आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे इस एफ और आर स्क्वायर के बीच का अनुपात और ग्राफ पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।